हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नोवेक्स अकेडमी। आई होप आपके मैथ्स के एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो हियर आई एम विद इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करने में। एज यू माइट हैव सीन द डेट शीट, सो योर एग्जाम इज ऑन 21 फरवरी 2026, जिसके लिए हमें केवल 4 दिन का गैप मिला है, राइट। एंड उसमें भी आप मैथ्स का एग्जाम देकर आओगे 17 को। तो बेसिकली जब आपका माइंड फ्रेश स्टार्ट जब लेगा इंग्लिश के लिए, तो वो हम 18 फेब से आप तैयारी कर पाओगे एंड यू हैव योर एग्जाम ऑन 21st। तो ऐसे में एक कंप्लीट एक माइंड मेकअप, एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए हाउ यू विल अप्रोच, बिकॉज इंग्लिश इज द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट यू विल हैव। So if we calculate, here we have roughly about 10 to 15 days left in our English exam. एंड कैसे लर्नोवेक्स अकेडमी आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू डू, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारी वीडियो सर्च करने लग जाते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप सर्च कुछ और कर रहे थे, यस, बट आप घूमते घूमते स्क्रॉल करते हो। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दिस विल बी वंस एंड फॉर ऑल स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर इंग्लिश। सो द फर्स्ट थिंग वन शुड डू इज टू गो थ्रू द सिलेबस। आप अपने आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज। और आई बेट यू, आप में से 95% स्टूडेंट्स जो इस वीडियो पर आए हैं, उन्होंने अपना सिलेबस खुद खोलकर अभी तक नहीं देखा है। तो फॉर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एनालाइज योर सिलेबस। सिलेबस में सब चीज़ें मेंशन होती है। नाउ when we will discuss about the syllabus, we'll first see there are three sections: the reading skills, which is of 20 marks, जिसमें आपको दो passages मिलेंगे, 10 marks speech. One will be your discursive passage and one will be your case based factual passage, right? Next comes your writing skills and grammar. So the writing section and grammar section is divided and it is of 20 marks. 20 marks में आप एक लेटर लिखोगे, एक आपको एनालिटिकल पैराग्राफ मिलेगा। यू कैन सी इट इज मेंशनड। राइटिंग स्किल्स में 5 मार्क्स का आपके लिए एक फॉर्मल लेटर आएगा। लेटर भी फॉर्मल फॉर्मेट में होगा। आई विल टेल यू कि लेटर आपको बहुत जो एक फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स लाइंस का आपको टेम्पलेट दिया जाता है फॉर्मल लेटर के लिए। तो अगर आप एक टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेते हो फॉर्मल लेटर का, के उसमें 5 मार्क्स में भी यू सी देयर आर सर्टेन मार्किंग्स कि अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो 1 मार्क आपको वहाँ मिल जाएगा। कंटेंट के केवल 2 मार्क्स होते हैं, इसमें आप लोग स्ट्रगल करते हो कि हमें इंग्लिश अच्छी लिखनी नहीं आती, हम बना नहीं पाते, क्वेश्चन में से ही सब मिलेगा। तो विल प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अगर आप साथ रहते हैं, मैं आपको डेली क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। 1 क्वेश्चन ईच फॉर योर लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, एंड 1 फॉर योर पैसेज, क्योंकि पैसेज में भी आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा नीड होती है। पैसेज को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं एंड इट इज ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के दो दो पैसेज है, 20 मार्क्स का पेपर है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको 10 से 12 मार्क्स आप लूज कर देते हो, बिकॉज आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, उसमें फोकस ही नहीं किया। हमारा ज्यादा फोकस रहता है हमेशा ये जो 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन है, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स। राइटिंग स्किल्स, इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा, विल प्रैक्टिस बोथ। And this is your grammar section. Your grammar section contains basically 6 topics. If you count them all, they are determiners, tenses, models, subject one concord, reported speech and direct indirect, and all the 3 parts. Each will comprise of a roughly of 2 marks each, हर टॉपिक में से आएगा। एंड टोटली ये 10 मार्क्स का होगा। आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 स्किप करने हैं, यस, 2 आर ऑप्शनल, बाकी आपको ये सॉल्व। नाउ नेक्स्ट, लुकिंग एट द लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स का आपके पास पैसेज आने वाला है, राइट। एक पोइट्री में से एक पैसेज आएगा एंड 1 विल बी फ्रॉम द प्रोज। तो दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई टेल यू व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो। हमें एनसीईआरटी नहीं छोड़नी होती है, क्योंकि दिस इज द पोर्शन जो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे जब भी आप क्लियर कर पाओगे, राइट। जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना आपको दिया है उसी में से सवाल पूछा जाए। इस बार सीबीएसई इज ब्रिंगिंग अप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपके एप्लीकेशन के बेस्ड, आप पर अंडरस्टैंडिंग के बेस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है एंड वी हैव टू रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो केवल कुछ वीडियोस देखने से, कुछ वन शॉट लेक्चर लेने से आपको लगता है कि आपका पूरा सिलेबस तैयार है, एंड इट हैपेंस ऑल्सो। आपने पहले भी तैयारी की होगी, फिर आप एग्जाम देने गए होंगे, आपने एनिमेशन वीडियोस आजकल बहुत देखी जाती है इंग्लिश के लिए, एनिमेशन वीडियोस आर द सोर्स। बट उससे होता क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, बट यू स्टिल डोंट नो हाउ टू राइट इट इन इंग्लिश। जब लिखने की बात आती है, आपके दिमाग में इमेज चल रही है, बट यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन करेक्ट ग्रामर, इन करेक्ट वोकेबलरी, और वहीं पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इट इज ऑफ नो यूज, इट इज जस्ट अ टाइम वेस्ट इफ यू कैन नॉट गेन मार्क्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी एनसीईआरटी पढ़कर और उसकी वोकैब को समझकर ही आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। सो यू शुड रीड एनसीईआरटीज। For the question answers part, it is of 30 marks. From the first slide, you will have to answer 4 questions out of 5 questions. 4 will be given to you. You have to answer 5, and these will be of 3 marks each. So it is of 12 marks. नेक्स्ट आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे 6 मार्क्स के। तो 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच, टोटल आपको 6 मार्क्स इधर से मिलेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फीट से शॉर्ट क्वेश्चन है 2, 3 आएंगे, आपको कोई 2 करने हैं, राइट। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन। हमें पता है 6 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपकी एक बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट से, एंड वन विल बी फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में से आपको ऑप्शन भी मिलेगा, मोस्टली दोनों में ऑप्शन होता है, बट फर्स्ट फ्लाइट में जो ऑप्शन होगा वो एक पोएम बेस्ड होगा और एक प्रोज बेस्ड होगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर सिलेबस। अब let us see which chapters
and how many chapters you have to cover up. The first one is Letter to God, Nelson Mandela, Stories About Flying, Diary of Anne Frank, Glimpses of India में 3 parts है, Mitchell the Otter, Madam Rides the Bus, Someone at Banaras and Proposal. You have 9 chapters in all. अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है कि विच चैप्टर्स आर कमिंग, अपनी बुक लो और अभी के अभी टिक करो, अदरवाइज राइट इट इन अ नोटबुक. ओके, नेक्स्ट वी हैव 10 पोएम्स, राइट. इसमें आई डोंट थिंक आप एक पोएम स्किप हुई है, ठीक है, बाकी सारी आ रही हैं. डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बॉल पोएम, अमेंडा, ट्रीज, फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड एनी ग्रेगरी. राइट, तो आपको 10 पोएम्स हैं प्लस 9 चैप्टर्स हैं. आप देख रहे हो आपका सिलेबस बहुत वास्ट है और इसके लिए रिवीजन के लिए हमें सीबीएसई ने केवल 3 से 4 दिन दिए हैं. राइट, तो हमें उसी में कवर करना है. तो इसके लिए एक एप्ट स्ट्रेटजी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट यू हैव 9 चैप्टर्स. टोटल इस बुक में 10 है, बट आपके में 9 आ रहे हैं. ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस, बोली, बुक दैट सेव द अर्थ एंड ऑल ऑफ दिस. राइट, तो आपके अगर हम काउंट करें 28 थिंग्स आर देयर, जिसमें से 10 आपकी पोएम्स है. अब ये सारा सिलेबस टाइमली कैसे कवर करें, अभी मैथ्स के पेपर की तैयारी चल रही होगी एंड यू आर रोमिंग ऑल थ्रू आउट दिस वीडियो, तो ये सब कैसे कवर करें, चलिए इसकी बात करते हैं. सो फर्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर गोइंग इनटू एनी एग्जाम is planning it and organizing what the things you have, what are your sources, what are your main problems और उसको आंसर कैसे करेंगे. तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है कि हमें कंप्लीट रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का एंड वी हैव टू डू रिगोरस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, पहले सेंट्रल थीम पर क्वेश्चन आते थे, कैरेक्टर स्केच आते थे, बट अब 2-2 3-3 पोएम्स को, चैप्टर्स को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉन्ग, है ना. एंड दैट टू इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आप उसको एक्सप्रेस भी सही से कर पाओ. राइट, आपके पास वर्ड्स हो लिखने के लिए, आपने प्रैक्टिस करी हो लिखने की कि लिखना कैसे है, पहले बॉडी कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, किसका क्या कंक्लूजन देना है ना. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में पूछे जा रहे हैं, कुछ डायरी फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, तो उसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आंसर राइटिंग की. प्लीज गो एंड वॉच दैट, एग्जाम से पहले तक आपको मिल जाएगी. एंड प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. आई विल पोस्ट इन माई कम्युनिटी डेली क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज इंग्लिश एंड वन विल बी फ्रॉम योर लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ. सो यू विल प्रैक्टिस बोथ ऑफ देम, क्योंकि इससे रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो आपको ये 4 दिन में इतना बर्डन नहीं लगेगा और प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट होगी. राइट, तो जैसे ही आपको पूरे दिन में कभी भी टाइम मिलता है, गो थ्रू इट, उसको सॉल्व करो, उसमें कोई भी क्वेरी आती है कमेंट इट डाउन एंड वील प्रोवाइड द आंसर. Now, what are the steps you have to follow in these 4 days? First, you have to read the NCRTs and it helps you in the passage or you'll be clueless. अगर passage से कोई भी क्वेश्चन आया या पूरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है एंड यू कैन नॉट आंसर इट बिकॉज आपने खुद ने नहीं पढ़ा है. राइट, कुछ ऐसे सेगमेंट्स आए, सपोज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स टुडे प्रेफर कि उसका एक एनिमेशन वीडियो मिल जाए, बट एनिमेशन कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर योर आंसर राइटिंग. राइट, एनिमेशन में आप किसी को बता सकते हो मुझसे, बट आपको लिख कर पेपर देना है, और जब लिख कर देना है तो लिखने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए. वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वर्ड्स में आप एनसीईआरटी को पढ़िए, पहले उसको समझिए क्या क्या चीजें दी हैं. ठीक है, हमें वर्ड टू वर्ड पूरी एनसीईआरटी याद नहीं करनी, बट समझनी है कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं, एनसीईआरटी किस तरीके से किस चीज को एक्सप्रेस करती है. तो यू हैव टू रीड द एनसीईआरटीज. एंड अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है और अगर आप अच्छे से पढ़ते भी हो, तो एक दिन में आप सारी एनसीईआरटीज कवर कर सकते हो, या एक दिन में एक बुक भी करोगे तो भी हो जाएगी. नेक्स्ट, सॉल्व वन पैसेज क्वेश्चन डेली. पैसेज के लिए दिस इज योर ओनली स्ट्रेटेजी कि आप पैसेज जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, है ना. लेटर लेटर 5 मार्क्स का होता है, तो लेटर के लिए आपको कंप्लीट रेडी टू यूज टेम्पलेट मैं एक वीडियो बनाकर दूंगी लेटर राइटिंग पे, जिसमें मैं आपको परफेक्ट लाइंस दे दूंगी. दीज आर द लाइंस यू हैव टू फिट इन, और वो क्वेश्चन के हिसाब से कैसे अप्लाई होगी. अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग सब्जेक्ट डाला जाता है, अलग अलग कंटेंट होता है. ठीक है, केवल उतनी चीजें अलग होती है, बेसिक जो कंटेंट है वो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी देखेंगे. तो वो चीज वहां से कवर हो जाएगी आपकी, बिकॉज इट इज अ 5 मार्क्स एंड यू कैन नॉट लूज एनी मार्क इन दिस, है ना. धीरे धीरे आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ेंगे. So these are the basic things you have to follow in 4 days में. One day you will give for one book of NCERT and practice questions as much as you can. Right? Sample paper अगर आपने solve कर लिया है, good enough. नहीं किया है तो 4 दिन से पहले कर लीजिएगा. नेक्स्ट, अब आपको इन चीज़ों को याद कैसे करना है. मेन प्रॉब्लम इज कि हम पढ़ लेते हैं, हमने पूरे साल पढ़ा, बट अभी अभी भी हमें कुछ याद नहीं है, इसके लिए हम वीडियोस देख रहे हैं. राइट, तो वो याद कैसे किया जाए और उसको आंसर में लिखने के लिए व्हाट इज द रिवीजन टेक्निक. तो रिवीजन के लिए सबसे ईजी तरीका जो आज मैं आपको बताऊंगी, यू हैव टू रीड अ चैप्टर. आपने एनसीईआरटी से सपोज एक पोएम पढ़ी या एक चैप्टर पढ़ा, या आप कोई वीडियो का सहारा ले रहे हो, तो वीडियो से आपने देखा, ठीक है, जैसे ही खत्म होता है, पिक अ पेन एंड पेपर और उस पर आपको जो भी चीज़ें मेन मेन लगी उसका एक माइंड मैप बनाइए. ठीक है, इस तरीके से आपने सपोज लिखा, आपको पोएम मिला लेंचो वाला चैप्टर. राइट, तो आपने फर्स्ट उस पर लिखा लेंचो, फिर आप उसमें लिखोगे उसमें और क्या क्या कैरेक्टर्स थे, उसमें एक पोस्ट मास्टर था, उसमें सीजन्स क्या क्या थे, मेन सिल्वर कॉइन्स की बात की गई है, गोल्ड कॉइन्स की, उसकी फैमिली की बात की गई है. राइट, उसके फेथ की बात की गई है. आप एक फ्लो चार्ट बनाइए बेसिक बेसिक थीम का, कि पूरा ओवरऑल उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा और आपको क्या चीजें समझ में आई. ठीक है, उससे आपका रिवीजन वहीं की वहीं हो जाएगा. और जब उस पर क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की. एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. राइट, कई बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ हुआ
कि पूरा टाइम जो था ना रिवीजन का, जैसे अभी 4 डेज़ हैं, 3 डेज़ ही मानो आप उसको, तो इतने दिनों में उन्होंने केवल वीडियोज़ देखी, खूब सारी वीडियोज़ देखी, वीडियो देखते गए, एग्ज़ाम आ गया। एंड जब एग्ज़ाम में लिखने की बात आई तो बहुत सारे बच्चे थे, पहले से ही इंग्लिश वीक थी और पूरा टाइम लगा दिया अपने वन शॉट रिवीजन्स देखने के लिए। वन शॉट रिवीजन उनके लिए होती है जिन्होंने साल भर में कुछ पढ़ा है, उनको कुछ समझ में आया है। एंड व्हेन यू हैव नो क्लू या आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो आपको लिखकर भी प्रैक्टिस करनी होगी उसके साथ-साथ, उसको सप्लीमेंट करना होगा आंसर राइटिंग से, ठीक है? तो लिखकर देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो लास्ट मिनट में कोई नोट्स नहीं होते, बट देयर आर सम नोट्स जिसको आप लास्ट मिनट रिवीजन बोलते हो, एलएमआरस। तो एलएमआर कार्ड्स बनाए जाते हैं जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करते हो, व्हाट इज़ दिस? आपने चैप्टर पढ़ा, क्या-क्या मेन चीज़ें निकली, उससे क्या-क्या पता चला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। सबसे बेसिक बात कि पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, कहीं से कुछ पीडीएफ मिल गई, डाउनलोड कर लिया, पढ़ लिया, डिजिटली पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने खुद के नोट्स बनाओ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट-शॉर्ट, ठीक है? एक था लेंचो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? लेंचो कौन था? फार्मर था, उसके बारे में, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे, उस पे क्वेश्चंस नहीं आएगा। पोस्ट मास्टर था, फिर दोनों की क्वालिटीज़ क्या-क्या थी, इतना बेसिक, ठीक है? फोकस ऑन बेसिक थीम पर फोकस कीजिए, चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर आपको क्या समझाना चाहता है, उसकी थीम क्या है, ठीक है? उसका सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, यस, पोएटिक डिवाइसेस बिल्कुल नहीं भूलने हैं, पोएटिक डिवाइस पे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी पे, ठीक है? तो वो आप नहीं स्किप कर सकते। एंड यूज़ विजुअल्स लाइक डायग्राम्स एंड चार्ट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ डीलिंग विद द मोस्ट आस्क्ड एंड रिपीटेड क्वेश्चन कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए? इंग्लिश का पेपर सबसे लेंदी होता है। देखिए, सारे पेपर में हमारे पास 3 आवर्स का ही टाइम है। बस कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो लैंग्वेज के पेपर, जैसे इंग्लिश और हिंदी, उसमें आपके लिए 3 आवर्स कम पड़ जाते हैं। आपने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाता है, और वो होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। ना, हमें इस पेपर कंप्लीट करने में हमें स्मार्ट वर्क थोड़ा-सा यूज़ करना चाहिए। जैसे आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि हमें जो एक पैसेज है, 15 मिनट का हमें पेपर से पहले रीडिंग टाइम मिलता है। क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, आंसर शीट धीरे-धीरे मिलती है, आप उसमें लिख नहीं सकते, राइट? तो वो 15 मिनट आप पेपर को सॉल्व तो करना स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कैन यूटिलाइज़ दोज़ 15 मिनट्स, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर लेंदी है। तो उसमें क्या कर सकते हो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, दोनों पैसेज को एक बार स्किम करना है, देखना है कि थीम क्या है, ठीक है? 2 पैसेज आते हैं, अब उसमें से आपको देखना है आपने कौन-सा टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपको कौन-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में, ठीक है? कौन-सा, एंड दिस यू कैन ईज़िली सी, जब आप पेपर टर्न करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन-सा पैसेज आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, किसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स हैं। उस पैसेज को उठाओ और उसे पढ़ना स्टार्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है पीछे का पेपर देखने की, पीछे क्या आया है, क्या नहीं आया है। जो भी आया है वो आपको अटेम्प्ट करना ही है इन द एंड, ठीक है? वो आपका पेपर है, और जैसे ही वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको पता है पहले से, ग्रामर में क्या चीज़ आनी है, ग्रामर का आता है, नहीं आता, नहीं आता। 10 मिनट से ज़्यादा ग्रामर में नहीं लगेंगे, राइट? आई हैव रिटन हियर ग्रामर इज़ ऑफ 10 मिनट्स। 10 क्वेश्चन है, 1 मिनट ईच क्वेश्चन भी आप अगर सोच समझ के लिखोगे, तो इट इज़ मैक्सिमम। अगर आपको ग्रामर में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने किए हैं, तो आप कर लोगे। नहीं आता, भूल गए हो, या कन्फ्यूज़न है, तो आप फिर वहाँ पर अंदाज़े से ही लिख के आओगे, और उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? सो इससे क्या होगा, बहुत सारा टाइम जब हम यहाँ बचाएँगे, तो हम आंसर राइटिंग में ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। अपने ज़्यादा थॉट्स लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको ये भी सोचना है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, राइट? आपको कंक्लूजन क्या देना है, शुरू कहाँ से करना है? क्योंकि कई सारे चैप्टर्स को मिला के आ रहे हैं, तो आपको पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा, दोनों को कनेक्ट कैसे करें 2 चैप्टर अगर आ गए। सपोज़ इफ द क्वेश्चन इज़ गिवन ऑन भोली, कि भोली की पैरेंटिंग एंड मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इन दोनों की पैरेंटिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे, पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंस है, ट्रेस आउट करना पड़ेगा, जब लिख पाओगे, है ना? सीधे लिखने नहीं बैठ जाते, तभी आंसर्स आपके स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाते प्रॉपर बैनर में। तो वो चीज़ करने के लिए आपको टाइम चाहिए, वो टाइम आपको मिलेगा जब आप इधर यूटिलाइज़ करोगे। तो 15 मिनट्स अगर आपने एक पैसेज पढ़ लिया है अच्छे से और उसके क्वेश्चन्स उसमें से फाइंड आउट कर लिया, आपका एक पैसेज तो ऑलरेडी हो गया। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स आप दूसरा पैसेज भी कर लोगे, तो विदिन 15 मिनट्स ऑफ दीज़ 3 आवर्स, या 20 मिनट्स मैक्सिमम मान लो, आपने अपना पेपर का एक सेक्शन 20 मार्क्स गेन कर लिए, वो सेक्शन आपने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन, उसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं, 10 मार्क्स का है राइटिंग सेक्शन आपका मेनली, है ना? जिसमें आपके पास एक लेटर आएगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। लेटर में भी, जैसे मैंने आपको बताया, लेटर की क्योंकि प्रैक्टिस होगी, लेटर रेडी फॉर्मेट में होता है, लेटर में ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको खुद से ऐड नहीं करनी होती है, आपके पास फॉर्मेट रेडी होता है, आपको बस वही चीज़ें लिखनी है। तो लेटर इज़ ईज़ी टू राइट, शॉर्ट भी होता है, सेम फ एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको 1 पेज का एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है? नाउ द सेम थिंग गोज़, एनालिटिकल पैराग्राफ भी आप बिना प्रैक्टिस के नहीं सॉल्व कर सकते, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो सही होगा। अब भले ही आप कितनी भी क्वेरी करते रहो कि नहीं आ रहा है, एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व नहीं हो रहा है, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक आप खुद लिखने नहीं बैठोगे। एंड व्हाट वी कैन डू इज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, इसमें लिंक डाल दूँगी लास्ट में, वीडियो के एंड में, तो आप उसको जॉइन कीजिए। उस पे आई विल पोस्ट क्वेश्चंस डेली फॉर यू फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। अभी आप मैथ्स का दे रहे हो, बट साथ में थोड़ा-सा आधा घंटा अगर निकाल लोगे इंग्लिश के लिए, तो वो बर्डन कम हो जाएगा उन दिनों जाकर। तो उसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर और पैसेज, इन सब के क्वेश्चंस दिए जाएँगे। आप सॉल्व करके वहीं पर अपलोड कर दीजिए। आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप अपलोड करेंगे, तो आपको चेक करके आपकी कमियाँ आपको बताई जा सके। तो इतना हम कर सकते हैं कि हम आपके लिए आंसर्स आपको एनालाइज़ करके दें, कि आपने कैसा लिखा है, या इवैल्यूएशन करके दें। ठीक है? तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना आप किसी अपने फ्रेंड से, किसी टीचर से और से भी एनालाइज़ करवा सकते हो, बट एनालाइज़ करवाइए, खुद लिखिए और उसका इवैल्यूएशन करवाइए, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज़ टाइम। अगर इस तरीके से चलोगे, तो आपका आधा घंटा, पौन घंटा जितना भी लगेगा, तो 2 आवर्स 15 मिनट्स अभी भी आपके पास बचे हैं, एंड यू हैव जस्ट द हाफ ऑफ द पेपर। So what you have to do is, you have to
स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। आपको सेक्शन वाइज का कोई क्वेश्चन नहीं होता। सेक्शन वाइज में इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर, आपको सब आता है और करना सारी ही चीज़ें हैं, तो क्यों ना फर्स्ट सेक्शन से किया जाए, जो ज़्यादा टफ लगता है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमें जो पैसेज वाला सेक्शन है, अनसीन पैसेज, वो फर्स्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ न्यू टू अस। उसको सोचने में हमें टाइम लगेगा, उसे लास्ट में आप रश में नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको समझना है पहले, फिर आंसर्स देने हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि आपको सब लाइन टू लाइन मिल जाए। सो पैसेज को हमेशा स्टार्टिंग में करना चाहिए, बिकॉज़ आप पेपर में फ्रेश माइंड से आते हो और जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हो ना, आपको लगता है सब चीज़ें समझ-समझ के करनी है, अच्छे से करनी है, अच्छे से पढ़ना है। और उस अच्छे से पढ़ने का जो आपका एंथुसियाज़्म होता है ना, वो आधा से पौन घंटा ज़्यादा रहता है। तो उसमें वो चीज़ करनी चाहिए जो हम नहीं पता करके आए हैं कि क्या आ रहा है पेपर में, हमें नहीं पता है ना, वी आर अननोन टू दिस। तो हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको हम अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँगे अगर हम फ्रेश माइंडेड होंगे। जब हम ये सब चीज़ें कवर कर लेंगे, हमारा माइंड थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, एंड देन वी हैव दिस थिंग लेफ्ट, आंसर राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स। जो हमने पढ़ा है उसी में से तो आया है, तो इसमें तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, जो चीज़ आती है वही करेंगे। है ना? जो पहले से पढ़कर आए हैं वही लिखना है, प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना ही टाइम मैनेजमेंट की कोई भी इश्यू होगा अगर आप इस तरीके से चलते हो तो। नेक्स्ट, अभी इस टाइम को कैसे मैनेज करना है कि अभी मैथ्स का एग्ज़ाम है 17 को, उसमें इंग्लिश की भी टेंशन हो रही है क्योंकि इंग्लिश की वीडियोज़ देखते जा रहे हैं बीच में, कभी मैथ्स के आ रहे हैं, तो मैथ्स का भी यू हैव टू डू रेगुलर प्रैक्टिस। इफ यू वांट यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल। उसमें हम मैथ्स के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रहे हैं और प्रैक्टिस पेपर डाल रहे हैं पूरे-पूरे सॉल्व करके, ठीक है? उसमें आप पहले सॉल्व करोगे, फिर बाद में आपको आंसर्स मिलेंगे उस पूरे पैसेज के, पूरे एक पेपर के, जिससे आप खुद को एनालाइज़ कर पाओ। तो मैथ्स में भी आपको मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड डू नॉट स्किप द एनसीईआरटीज़। मैथ में भी एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन्स आए थे, वो सेम टू सेम एनसीईआरटी से आए थे, कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है? जो एग्जाम्पल सेक्शन आप एनसीईआरटी में छोड़ देते हो मैथ्स में, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। सो डू नॉट स्किप दैट। मैथ्स की तैयारी अच्छी रखिए, थोड़ा-सा टाइम इसके लिए भी निकालिए। व्हाट यू हैव टू डू इज़ मिनिमाइज़ दिस डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? अभी आपने जो ये किया क्लिकबेट कि एक वीडियो आया, चलो इस वीडियो को देख लेते हैं। ऐसे वीडियो देखते-देखते यू एंड अप अ, फिनिशिंग योर टाइम, एंड आपके पास जब टाइम नहीं बचता है, देन यू फील रिग्रेट कि हमारा बहुत सारी चीज़ें रह गई, अब हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें करने से छोड़कर आपको काम करने पे स्टार्ट करना है ना? इस सब चीज़ों को छोड़कर अब एक बार दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए और उस इंग्लिश के टेंशन को साइड में रख दीजिए कि हाँ, ये ऐसे करना है। अगर इंग्लिश का थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना है, हाफ एन आवर पूरे दिन में जब भी टाइम मिलता है, जब करिए, 1 घंटा जब करिए, ठीक है? बाकी पूरा टाइम अभी नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है, एंड टेक ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। हमेशा ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम यू आर गोइंग टू डू, है ना? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन। तो आपको ब्रेक्स लेने हैं, बर्नआउट नहीं होना है कि पूरा दिन करे जा रहे हैं एंड देन यू आर मेंटली आप परेशान हो जाओ, ठीक है? आपका माइंड थक जाए, तो उससे भी कुछ एफर्ट नहीं निकल कर आएगा, है ना? स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन रखनी है, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना एग्ज़ाम के दिन आप स्लीपी फील करोगे। दूसरा एक जो चीज़ है कि दोपहर में काफ़ी बच्चों को स्लीप नहीं लेनी चाहिए इस टाइम पर पर्टिकुलरली, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोपहर ही में होगा। तो अगर उस टाइम पर आपको सोने की आदत है, तो आपकी नींद आएगी और फिर आपका एग्ज़ाम हॉल्टर होगा। एंड यूटिलाइज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज़ टाइम इज़ रियली वेरी वैल्यूएबल एंड इट विल नॉट कम बैक। तो इतना ही टाइम है और इसी में हमको सब कुछ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट, एंड पूछिए अपने आप से, अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं एक और वीडियो देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना? अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे, सो आई विल आस्क यू, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर अभी आप डिसाइड नहीं करोगे तो कब करोगे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू डोंट हैव मच टाइम इफ यू हैव एनालाइज्ड दीज़ थिंग्स, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से करके रखनी चाहिए थी और नहीं किए, तो अभी कर लीजिए, वरना यू विल रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा आपके साथ। Okay. So that's all for today. Thank you for watching my video. This is the Telegram channel link. You can join it. We'll share daily questions and practice papers for you. Please do like, share, and subscribe. LearnOX Academy is always here to help you. Thank you.